अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने साबका लेक्चर के अंदर हमने ओहम लॉ को डिस्कस किया था। ओहम लॉ सिर्फ करंट के फ़्लो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि ओहम लॉ को फ़्लो ऑफ हीट पर भी डिफ़ाइन किया जाता है और फ़्लो ऑफ फ्लूइड और फ़्लो ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिफ़ाइन किया जाता है। तो फ्लो ऑफ करंट हमेशा प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये हमने इसकी साबका डेफिनेशन को देखा था। जबकि अगर इसे हीट के लिए डिफाइन करना चाहें तो बेटा फ्लो ऑफ हीट हमेशा प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये दूसरी डेफिनेशन की जाती है ओहम लॉ की फॉर द फ्लो ऑफ हीट के लिए। तीसरी डेफिनेशन जो ओहम लॉ के लिए की जाती है कि किसी भी एक लिक्विड के लिए जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। कि किसी भी एक लिक्विड के लिए जो उसका फ्लो होता है वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में प्रेशर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये तीन डेफिनेशंस हैं जो हम ओहम लॉ के लिए डिफाइन करते हैं। ये फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ हीट और फ्लो ऑफ फ्लूइड के लिए बेटा डिफाइन किया जाता है। इसके बाद आज का हमारा बेटा टॉपिक है रेजिस्टिविटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द रेजिस्टेंस ऑफ मीटर क्यूबिक ऑफ अ वायर इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। कि किसी भी 1 मीटर क्यूबिक वायर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको बेटा नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी का। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में बेटा इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। एक ऐसी वायर जिसकी लंबाई 1 मीटर की हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी उसको बेटा नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा बेटा एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, एक पूरा कंडक्टर जितना भी आपके पास मौजूद होगा। जबकि रेजिस्टिविटी के बारे में बेटा ये कहा जाता है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। बात समझ आ रही है कि कंडक्टर आया कि आपने कॉपर से बनाया हुआ है, आया कि आपने सिल्वर से बनाया हुआ है, कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है। तो रेजिस्टिविटी हमेशा कैरेक्टरिस्टिक है उस मटेरियल की, जबकि रेजिस्टेंस हमेशा कंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है। ये एमसीक्यूज आपकी बनी हुई है। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ज़रिए से बेटा रेजिस्टेंस पहले भी हम इसको देख चुके हैं कि जब कभी भी एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एटम्स को मुंतकिल होती है और एटम्स एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एटम्स का ज़्यादा हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के सामने कोलाइडिंग एरिया यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन विद द एटम, वो एरिया बेटा इन्हांस हो जाता है, बढ़ जाता है। अब रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है टू फ्लो ऑफ चार्जेस आर द इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हमने बेटा करंट कहा था। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के ज़रिए से ये देखने में आया कि रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के सामने बेटा एटम्स के साथ कोलाइड करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आती है। फिर दूसरा ये रिज़ल्ट सामने आता है कि रेजिस्टेंस इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि जिस किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि लेयर ऑफ एटम्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेटा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट्स से बेटा ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये एटम्स की लेयर्स मौजूद हैं। अब इसके मुकाबले में अगर किसी दूसरे एक कंडक्टर को ऑब्जर्व किया जाए जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं यहाँ पर को थोड़ा सा स्मॉल कंसीडर कर लेता हूँ, ये इस तरह से। अब लेयर्स ऑफ एटम्स के दरमियान में देखें बेटा बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज लेयर्स ऑफ एटम्स पाए जाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। अब दोनों रिलेशंस को जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए,
साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो बेटा एक कोई कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पर रो, और रो इसको नाम दिया जाता है बेटा रेजिस्टिविटी का। अब रेजिस्टिविटी का अगर ऐसा यूनिट बनाना चाहेंगे तो जस्ट एरिया को रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेंथ को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेना है। एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। रेजिस्टेंस बेटा आपके पास ओहम के अंदर होती है, ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर, 1 मीटर से मीटर को कैंसिल आउट कर दें, ओहम मीटर इसका आपके पास यूनिट बन जाएगा। ये एमसीक्यूज आपसे पूछता है। अब डिपेंडेंस के रेजिस्टिविटी जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी एक मटेरियल की, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है बेटा? नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। आपके पास मटेरियल किस तरह का है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, किस तरह का मटेरियल आपके पास है। फिर उस मटेरियल के टेम्परेचर के ऊपर, लेस टेम्परेचर होगा तो एटॉमिक जो वाइब्रेशंस हैं ये स्मॉलर रहती हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन के सामने कम एरिया होता है कोलाइड करने का, टकराने का, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। जबकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एटॉमिक वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती हैं और इलेक्ट्रॉन के टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फिर तीसरी चीज़ है डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन, क्योंकि हमारे पास जो कोई भी एक कंडक्टर है उसकी डायमेंशंस के ऊपर बेटा डिपेंड नहीं करता, आया कि वो हमारे पास 2 डायमेंशनल है, हमारे पास 3 डायमेंशनल है, क्यूबिक फॉर्मेट के अंदर है, हेक्सागोनल है, किस तरह का है, इस तरह की सिमेट्री जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। इसके बाद है हमारे पास बेटा इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर के रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को अगर ऑब्जर्व किया जाए किसी भी एक मटेरियल के लिए तो टेम्परेचर का क्या कुछ उसके ऊपर असर होता है। उसके लिए बेटा वही सारी डेफिनेशंस के आपके पास, ये मैंने कोई एक कंडक्टर ड्रा किया हुआ है, इस कंडक्टर के अंदर लेयर्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान में रैंडम एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ बेटा मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सामने आने वाले एटम से कोलाइड भी करते हैं, अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफर करते हैं, फिर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेते हैं, फिर यू मूव करते हैं, फिर सामने आने वाले किसी एटम से कोलाइड कर देंगे, फिर अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को तब्दील कर लेंगे। तो इस तरह से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो बेटा यहाँ एटॉमिक वाइब्रेशंस इंक्रीज होती चली जाती हैं, एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ एटम्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जाती है, और रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से बेटा रेजिस्टिविटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमने यहाँ से टेम्परेचर का कंसेप्ट लेना था। अब इसके लिए बेटा गौर कर लें कि जब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सामने आए तो उस वक्त देखने में आया कि रेजिस्टिविटी किसी भी एक मटेरियल के लिए, हमेशा याद रखिए, कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 0 नहीं होती, ये याद रखिएगा। और एक एक्सपोनेंशियल वे से जैसे जैसे टेम्परेचर 0 से ये बढ़ता भी है या 0 से अगर घटाएं भी सही तो रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियल वे से इंक्रीज होती है। एक जैसा अंदाज दिखाई देता है रेजिस्टिविटी के अंदर, इंक्रीज का भी और डिक्रीज का भी। उसके लिए बेटा ये कॉपर का एक ग्राफ तैयार किया गया है, कॉपर वायर के लिए, कॉपर मटेरियल के लिए। इस ग्राफ को अगर ऑब्जर्व करें, हियर इज आपके पास ये टेम्परेचर है जिसे 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखें तो रेजिस्टिविटी की कोई ना कोई आपको वैल्यू मिल रही है। तो आपकी बुक्स के अंदर काफ़ी सारे मटेरियल्स लिखे गए हैं जिनके लिए वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया गया है, तो आपने उन वैल्यूज़ को लाजमी देखना है क्योंकि उनमें से वो एमसीक्यूज उठाता है। अब ये 0 से देखें 200 तक यहाँ आपको वैल्यू दिखाई दे रही है रेजिस्टिविटी की, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखें। इसी तरह से पीछे की तरफ -200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएंगे तो रेजिस्टिविटी फिर जाकर 0 को टच करती है। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जाकर 0 होती है और ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, ये कभी भी नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। अब पहला है हमारे पास बेटा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस के लिहाज से टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। इसको बेटा डिफाइन कैसे करते हैं? The fractional change in the resistance of a substance or a conductor per Kelvin is called as temperature coefficient of resistance। कि किसी भी एक कंडक्टर के लिए या किसी भी एक सब्सटेंस के लिए पर केल्विन उसकी रेजिस्टेंस में जो चेंज आया है, चेंज को ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर बेटा डिवाइड करने से हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यू या कोई कांस्टेंट हमारे पास सामने आएगा बेटा, उसको नाम दिया जाता है
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक एल लेंथ का कोई कंडक्टर है, ये इसकी जो लेंथ है बेटा हमारे पास वो स्मॉल एल कंसीडर कर लेते हैं। जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास होती है आर नॉट, यानी कि नॉट एज अ सबस्क्रिप्ट हमने 0 डिग्री के लिए इस्तेमाल की हुई है। फिर जब टाइम गुजरता है हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और इसका टेम्परेचर बेटा T डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है, और उस वक्त हम देखते हैं कि यही कंडक्टर और इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है RT, यानी कि उस T टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। चेंज इन रेजिस्टेंस जिसे डेल्टा आर से हमने रिप्रेजेंट करना है, ये बराबर होगा कि T टेम्परेचर के ऊपर क्या रेजिस्टेंस थी, -0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या कुछ इसकी रेजिस्टेंस थी। फिर इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर को डिफाइन करना चाहेंगे, आखिर में मटेरियल का टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, T माइनस टी नॉट, जिसे बेटा आप सिंपलर T कह सकते हैं। अब ये चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है हमेशा आर नॉट के रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमारे पास सामने था। और दूसरा ये देखने में आया कि ये चेंज इन रेजिस्टेंस हमेशा प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। अब दोनों रिलेशंस को इकट्ठा कर दें, ये भी चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये भी चेंज इन रेजिस्टेंस है। अब इनको अगर इकट्ठा कर देंगे तो चेंज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होगी आर नॉट इंटू डेल्टा टी के, ठीक है। और जहां टी टेम्परेचर है, डेल्टा टी टेम्परेचर में तब्दीली यानी कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, कांस्टेंट लगा दें, आर नॉट डेल्टा टी इसको लिख देंगे, और जो कांस्टेंट है बेटा उसको हम यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कांस्टेंट कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको कहा जाता है। चेंज इन आर की वैल्यू यहाँ से उठाएं, आर टी माइनस आर नॉट, इसको रिप्लेस करें अल्फा आर नॉट टी। हमने अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मालूम करना है, तो आर नॉट टी को दूसरी तरफ डिवाइड कर लेंगे तो रिलेशन हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल और काफ़ी सारे और भी हमने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने हैं। फिर दूसरा हमारे पास आता है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, के रेजिस्टिविटी के लिहाज से टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, या कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी का भी लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस का रिलेशन अभी हमने कैलकुलेट किया है रो एल ओवर ए, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का रिलेशन अगर एक्सटेंड करना चाहें हम अल्फा के ऊपर, ये जो हमने रिलेशन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, आर टी इसी को डिफाइन कर लें, यहाँ पर आर टी रेजिस्टिविटी के लिए इसे रो टी लिख लें, एल ओवर ए लेंथ और एरिया कांस्टेंट रख लें, और इधर से आर नॉट के लिए आर नॉट इसको लिखें, ये रो नॉट एल ओवर ए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर में भी कोई तब्दीली ना आए और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के अंदर भी कोई तब्दीली ना आए, तो ये हमारे पास रिलेशन रो टी एल ओवर ए माइनस रो नॉट एल ओवर ए डिवाइडेड बाई रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी, इसको हमने लिखना है बेटा। अब इसके अंदर जो चेंजेस देखें दोनों के अंदर, आप रो टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी माइनस रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी, और कैपिटल एल डिवाइडेड बाई ए, ये आप इसमें से कॉमन कर लें। डिवीजन में आपके पास बेटा ये रो नॉट और टी अलग कर दें और एल ओवर ए अलग कर दें, एल ओवर ए इसको कैंसल आउट कर दें, तो अल्फा आपके पास जिसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हम कहते हैं, ये बराबर होगा रो टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल माइनस रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय रो नॉट टी, इसको हमने लिखना है। अब मजीद फर्दर अगर इस रो नॉट टी को यहाँ अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो दूसरी तरफ रो टी माइनस रो नॉट बनेगा। अब इसके अंदर रो नॉट के फैक्टर माइनस के अंदर जो मौजूद है इसे दूसरी तरफ लेके आए बेटा, ये मस्बत बन जाएगा, और दोनों के अंदर रो नॉट कॉमन है। अब इसको अलग कर लें तो रो टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल बेटा बराबर होगा रो नॉट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इनटू 1 प्लस अल्फा टी। तो ये रिलेशन हमने कैलकुलेट करना था। तो अल्फा दोनों तरह से आप डिफाइन इनको कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी भी है, दोनों के लिए रिलेशन एक जैसा ही है, जस्ट आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को तब्दील करना है। अब इन दोनों के लिहाज से ये जो हमने अल्फा कैलकुलेट किया है,
इस अल्फ़ा के लिए कुछ वैल्यूज़ बेटा ज़हन में रखिएगा जो अक्सर आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछी जाती हैं, वो क्या हैं? पहला है बेटा, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देन अल्फ़ा इज़ टेकन एज़ पॉजिटिव। कि अगर किसी भी मटेरियल के लिए हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और टेम्परेचर के कम होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी बेटा कम हो जाती है, तो हम इस तरह के मटेरियल के लिए बेटा अल्फ़ा को क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और हमारे पास इसकी एग्जांपल्स बेटा, आपके पास बेटा कॉपर है और इसके बाद है बेटा आपके पास सिल्वर हो गया, ठीक है बेटा, इवन के गोल्ड हो गया, बाकी जो आपके पास कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। इनका टेम्परेचर बढ़े तो इनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम हो जाए तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर देन अल्फा इज टेकन एज नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखिएगा कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए तो हम इस तरह के मटेरियल के लिए अल्फा, चाहे वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो, तो इसको हमने लेना होता है बेटा नेगेटिव। और ये हम किसके लिए बेटा लेंगे, डायोड के लिए, ठीक है बेटा। डायोड जितने भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उनकी हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस कम होती है। तीसरा हमारे पास बनता है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज कांस्टेंट विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर देन अल्फा इज टेकन एज जीरो। कि अगर टेम्परेचर के बढ़ाने या कम करने से कभी भी किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क ना पड़े तो हम इस तरह के मटेरियल के लिए अल्फा, जिसे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं, उसको बेटा हमेशा जीरो लिया जाता है। ये एमसीक्यूज आपने जहन में रखनी है और इन मटेरियल्स की आपने ये जो एग्जांपल्स हमने देखी है ये एग्जांपल जहन में रखनी है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक बेटा रेजिस्टिविटी के ऊपर, और कैसे रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो ये टेम्परेचर से अफेक्टेड होती हैं, ये आज हमने सीखना था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।